हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 पे मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने सीटेट जो है एग्ज़ाम उसके लिए प्रीवियस ईयर जो सॉल्व पेपर लेके आया हूँ, जो कि आपकी पिछली एग्ज़ाम्स में सीटेट में आए हुए क्वेश्चन से हिंदी के उसी का ये सॉल्व पेपर है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो उसी श्रृंखला में आज प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लेके आया हूँ, जिसमें आपके सभी के सामने 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा एक। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट लर्न 98 के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा पेज, तो उसको आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को ये PDF अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हुए आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। इसमें ये पूछ रहा है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का डी ऑप्शन जो है स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अनुरूप का विलोम क्या होगा। विरूप, प्रतिरूप, अपर रूप या व्यतिरूप। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरूप, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनुरूप का विलोम शब्द होता है प्रतिरूप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा। निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनावश्यक। अनिवार्य मतलब होता है आवश्यक, अनिवार्य को आवश्यक भी बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका अनावश्यक। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकलन का विलोम क्या होगा। विकलन, संकलन, समाकलन या प्राक्कलन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकलन, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आकलन का विलोम शब्द होगा विकलन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। अमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। तो इसका आपका हो जाएगा उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। इसका डी ऑप्शन 5 का डी सही हो जाएगा आपका। उन्मूलन का विलोम शब्द होगा रोपण। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। संप्रदान, करण, अपादान, अधिकरण। तो इसमें आपका होगा करण कारक। मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें से लगा हुआ है इसलिए इसमें हो जाएगा करण कारक। इसकी एक ये भी पहचान होती है, ने से द्वारा जहाँ पे आता है वहाँ पे करण कारक होता है, ने से द्वारा। इसका आपका 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें से लगा हुआ है इसलिए इसका हो जाएगा आपका करण कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। दात्री, दाती, दात्री, दात्र, यात्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दात्री, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दात्री। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो इसमें आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। वह जो है एक निश्चित व्यक्ति है, तो इसका आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। 8 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मतलब मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा ये पूछ रहा है। अपादान, करण, संप्रदान, कर्ता। तो इसमें आपका हो जाएगा संप्रदान। मैंने राधा के लिए, इसमें ये आ रहा है कि के लिए, तो इसमें हो जाएगा आपका संप्रदान। संप्रदान में जैसे के लिए, के वास्ते या के हेतु जहाँ पे लगा होता है तो वहाँ पे हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। तो इसमें आपका 9 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा संप्रदान। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो इसमें आपका हो जाएगा के लिए है इसमें, इसीलिए संप्रदान कारक हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है। संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन, अपादान। तो इसमें आपका हो जाएगा संबोधन कारक। हे राम तुम कहाँ हो, इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। जहाँ पे हे, रे, अरे आए वहाँ पे आपका संबोधन कारक हो जाएगा। तो 10 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। तो इसमें आपका सही हो जाएगा सहायता।
सहायता जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है सहायता का। पौधों का हो जाता है पौधों, पुस्तक का पुस्तकें, लड़का का लड़के। तो सहायता का आपका सहायते नहीं होता है, तो इसका सहायता ही रहता है, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो 11 का सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? मिठाई। इसमें यह पूछ रहा है कि मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? मिठाई, मिठास, मीठी या मधुर। तो इसमें मीठा की भाववाचक संज्ञा होती है मिठास, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 का बी ऑप्शन सही होगा। मीठा की भाववाचक संज्ञा होती है मिठास, मतलब जो चीज़ मीठी होती है उसका एक गुण भी होता है, जैसे मीठी चीज़ होगी उसका मिठास होगा, अगर खट्टी चीज़ होगी तो उसका खटास। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन नंबर। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी गया है, आया हुआ है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कवित्री। इसका आपका 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये बहुत बार एग्जाम से पूछा भी गया है, तो इसको आपको एकदम याद रखना है। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, नारी, लता या गाय। इसमें ये पूछ रहा है किसका प्रयोग सदैव जो है बहुवचन में होता है? दर्शन, नारी, लता, गाय। तो इसमें दर्शन का प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में होता है, जैसे बहुत से लोग दर्शन करने गए, तो इसमें आपका दर्शन जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इसमें आपका 14 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से में कारक क्या होगा? करण कारक, संप्रदान, अपादान, कर्म कारक। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि इसमें पेड़ से, इसमें से आया हुआ है। से का मतलब होता है कि किसी चीज़ से अलग होना, तो अपादान में जो है अपादान कारक में अलग होने के बारे में बात बताई गई है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन अपादान। पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें से आया हुआ है, से का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेष, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो इसमें आपका गरीबों की सहायता करो, तो इसमें आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसका 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। तो इसमें आप सभी को लोगों को दिख ही रहा होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा केतली। केतली जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो केतली ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसका 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसमें ये पूछ रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, साहस की जिंदगी रोमांचक होती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? साहस की जिंदगी रोमांचक होती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका हो जाएगा संबंध कारक। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन है सेंटेंस में का की के आता है उसमें संबंध कारक होता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि कारक की संख्या कितनी होती है, तो ये 8 प्रकार के होते हैं कारक। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें आपका 19 का डी ऑप्शन से हो जाएगा संबंध कारक। का की के आता है तो उसमें संबंध कारक हो जाएगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, बालक किस पुस्तकालय में पढ़ रहा है? वाक्य में क्रिया है, संयुक्त, सहायक, अकर्मक, सकर्मक। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सकर्मक क्रिया। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में ये पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया होगी इसमें, तो इसमें हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा होती है वही क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा मतलब करती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना, लेना देना आदि। तो इसमें आपका 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21।
हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं पूछ रहा है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 8, 10। 2, 4, 8, 10। तो इसमें आपका हो जाएगा 2 प्रकार की होती है हिंदी में ध्वनियाँ, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 का आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है 22। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 7, 9। तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। तो ये छोटी ई इनका उच्चारण होता है तालव्य से। ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा इनका उच्चारण तालव्य से होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? ई, बड़ी ई, ए, ऐ। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा बड़ी ई, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 25 का बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, जा, वा, सा। तो वा जो है आपका ये अंतस्थ व्यंजन है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 44, 48, 52, 56। तो हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां ये पूछ रहा है। तो हिंदी भाषा में है 52 लिपियां, मतलब 52 लिपियां हैं हिंदी भाषा में। टोटल 52 लिपियां हैं हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से ये पूछ रहा है। तो इसका आपका हो जाएगा सा, सा, सा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, सा, सा, हा। 4 जो है ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। तो 28 का ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 पे आते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ये पूछ रहा है कि इन 4 में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो इसके आपको भी मैंने बताया ही था, हा जो है ये आपका ऊष्म व्यंजन है। 29 का ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सही। तो जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए टारगेट 98 के नाम से वहाँ पे पेज होगा, तो आप चाहें वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 30 है। ए, ऐ बर्ड क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ रहा है कि ए और ऐ बर्ड क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठव्य, तालव्य। तो ये आपका कहलाते हैं कंठ, तालव्य। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 30 का जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंठ, तालव्य ए, ऐ बर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ड, स्वर, व्यंजन, मात्रा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ड कहते हैं उसको। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे कहते हैं वर्ड। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 31 का ये सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत, नासिक, मूर्धन्य, अनुस्वार। तो इसमें आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दंत। जिन शब्दों का उच्चारण जीभ लगने से होता है उसे कहते हैं दंत, दंत उच्चारण। इसका आपका 32 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, अनीय प्रत्यय। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। जिस समास में पूर्व पद
गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो 34 का आपका हो जाएगा तत्पुरुष। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो उन्हें कहते हैं संयुक्त वाचक सर्वनाम। 35 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। तो उसे कहते हैं काल। जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं, अर्थात इसका 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 37 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्क्षिप्त, पार्श्व, सघोष, ऊष्म। ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सघोष। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 37 का, सघोष। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समुच्चय बोधक। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट पे आते हैं, 39 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा, विधुर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विधुर। विधुर शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग है। ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो विधुर शब्द ये पुल्लिंग है। 40 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो उस योजक द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, अरे मतलब जिस वाक्य में शब्द जुड़े होते हैं तो संयुक्त वाक्य कहते हैं। जो है शब्दों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि, क्षेत्रीय रूप। तो 42 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उपभाषा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह उपभाषा बन जाता है, अर्थात 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, उपभाषा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? आगत, ऊष्म, अंतस्थ, अयोगवाह। तो 43 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अयोगवाह। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में उसे अयोगवाह कहते हैं। 43 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20 या 35। तो इसमें आपका 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, 25। 44 का ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव्य, ओष्ठ। तो इसमें आपका हो जाएगा कंठतालव्य। स्वर ए का उच्चारण स्थान कंठतालव्य से होता है। 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द,
वर्ड, अर्थ, मात्रा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शब्द। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 46 का। 47 पे आते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं। वृद्धि संधि, गुण संधि, एड संधि, आयात संधि, दीर्घ संधि, 5 प्रकार की। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार की होती हैं स्वर संधि। 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 16, 25। तो इसमें आपकी 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में ये पूछ रहा है कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में चौपाई के। तो 48 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो छंद होते हैं 3 प्रकार के। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गण? तो इसमें आपका 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यति। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 50 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा यति। छंद पढ़ते समय विराम को यति कहते हैं। ये पूछ रहा है कि छंद पढ़ते समय विराम को क्या कहते हैं, तो छंद को पढ़ते समय विराम को कहते हैं यति। 50 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया मतलब प्रेजेंट टाइम में हो रही है उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। मतलब जो चीज़ अभी चल रही है तो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। 51 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 2, 4 या 5? ये पूछ रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, मतलब दूसरी क्रिया में उसी क्षण बदल जाता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नवबोधक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या भूतकालिक क्रिया? तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्णकालिक क्रिया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण में क्रिया में प्रवृत्त या बदल जाता है, तब वो पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 53 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, विशेष्य क्या है? जिस शब्द के विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, इनमें से सभी? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। 54 में ये पूछ रहा है कि विशेष्य क्या है, तो इसमें जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। 55 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 8, 10, 11, 15? तो हिंदी में कुल सर्वनाम होते हैं 11। हिंदी में कुल सर्वनाम 11 होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक? तो जो है आपका ये संज्ञा का प्रकार ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूछ रहा है कि संज्ञा का प्रकार नहीं है? देशवाचक। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, शिलिष्ट, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। 58 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? दिन, आँख, विज्ञान, घोड़ा? तो 59 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान। विज्ञान जो है रचना के आधार पर रूढ़ नहीं है। 59 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर,
चिराग, हक। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हक। हक जो है ये आपका फारसी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी ये सभी फारसी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, प्रति, एक, इक। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रति। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 61 का। इसे पूछ रहा है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति जो है प्रत्येक शब्द में, इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्येक सर्ग में प्रति जो है उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। तो 61 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 7, 8। तो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 62 का। अर्थ के आधार पर पूछ रहा है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। 62 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। तो वाक्य के प्रयुक्त शब्द को कहते हैं पद। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को ये पूछ रहा है क्या कहते हैं, तो उसको पद कहते हैं। 63 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संकर। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। 64 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो नीलांबर में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। 65 का डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि समास में, द्वंद्व समास में, कर्मधारय समास में या तत्पुरुष समास में। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। 66 का आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि समास में, तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में या द्विगु समास में। तो ये जो है आपका तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये पूछ रहा है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। 67 का आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 60 नहीं, द्वंद्व समास होगा, सॉरी, इसका द्वंद्व समास। ये पूछ रहा है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। 67 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो 68 का आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो 68 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, बचपन कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। तो बचपन जो है आपका ये संज्ञा शब्द है। बचपन जो है आपका ये क्रिया शब्द है। 70 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के 17 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको अभी लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके स्टडी के लिए लाई जाएंगी। जो भी आपका एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या आपके जो पढ़ रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की, उनके लिए अच्छी से अच्छी और करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड की जाती है। तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो। और जो वीडियो देख रहे हैं तो उसको तुरंत अभी लाइक भी कर दें।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। जय हिंद। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, टारगेट लर्न 98 के नाम से।